चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आईयूपीएससी वाला नामकरण का टॉपिक चल रहा है, तो इसके आप 2 लेक्चर जो है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारा इसका 3rd लेक्चर रहेगा आईयूपीएससी नाम का, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 4था लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखना यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके क्रियात्मक समूह होते हैं, और ये क्रियात्मक समूह जो होते हैं ये एक कौन से क्रियात्मक समूह है, इसका क्या नाम है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात आती है कि आप बोलोगे कि मैम ये तो हम कल ही पढ़ चुके हैं, तो आज इसमें नया क्या है। आज जो हमारा आईयूपीएससी नामकरण में टॉपिक है ये उन कार्बनिक यौगिकों के बारे में विशेष रूप से है जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हो। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसका नामकरण करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर क्रियात्मक समूह एक से अधिक हो, यानी आपका 2 हो 3 हो, तो उस वक्त आपको नामकरण कैसे करना है और इस चीज का ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखना यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसके लिए जो संरचना सूत्र होता है वो COOH होता है। यहाँ पूर्व लगन अनुलगन से क्या मतलब है। अनुलगन के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम कभी भी इसका नामकरण करते हैं तो जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो हमारे पूरे कार्बनिक यौगिकों के व्यवहार को ही बदल देते हैं। इस कारण से अनुलगन के रूप में जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो हमारा जुड़ जाता है। लेकिन ये पूर्व लगन क्या है, अब समझने इस चीज को बहुत ही धैर्य से समझना और बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पर देखो, जैसा कि आप ये संरचना देख रहे हो कि यहाँ पर आपके 2 क्रियात्मक समूह हैं, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आपके कितने क्रियात्मक समूह हैं, 2 क्रियात्मक समूह है। एक तो है आपका COOH क्रियात्मक समूह और एक है आपका यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह, यानी एक तो कार्बोक्सिलिक है और एक आपका अल्कोहल है। तो अब इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो, आपको यहाँ पर क्रियात्मक समूह का क्रम दिखाई दे रहा है। इस चीज का आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे ये मैंने जिस हिसाब से लिखा हुआ है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मैंने इनको इस क्रम में रखा हुआ है कि जो सबसे नीचे है उसके क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी सबसे कम है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपसे पूछ ले, एक क्रियात्मक समूह है और एक प्रतिस्थापी समूह है, तो क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह में से आप ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हो, क्रियात्मक समूह को। लेकिन क्रियात्मक समूह में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बोक्सिलिक को। उससे कम किसको दोगे, सल्फोनिक अम्ल को। उससे कम एस्टर को, उससे कम एमाइड को। समझ आ रही होगी मेरी बात कि अगर आपसे प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक समूह का पूछ ले तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो, ज्यादा क्रियात्मक समूह को, क्योंकि क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो आपके कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके गुणधर्म को बदलने का मतलब गुण रखते हैं। लेकिन प्रतिस्थापी समूह में ऐसा गुण नहीं होता, इसलिए हम ज्यादा प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह को देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्रियात्मक समूह में भी अगर 2 क्रियात्मक समूह एक कार्बनिक यौगिक में आ जाए तो आप किस क्रियात्मक समूह को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे और किसको कम दोगे। तो यहाँ पे जैसा क्रम लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगी वैसे वैसे प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा इसको मैं दूंगी प्रायोरिटी, उससे कम इसको, उससे कम इसको, उससे कम इसको, यानी इस तरीके से मैंने इनको व्यवस्थित कर रखा है। और ये आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, तभी आपको आप इसका जो नामकरण है वो इजीली कर पाओगे। अब आते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल के साथ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब बात आती है कि आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक समूह को देंगे। यहाँ पर आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक समूह है, एक हाइड्रोक्सी समूह है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी आपने, कार्बोक्सिलिक को, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब बात आती है कि आपने इसको प्रायोरिटी दे तो दी, अब नामकरण जब हम करेंगे तो अनुलगन के रूप में हम क्या लेंगे, ओइक अम्ल। तो फिर इस हाइड्रोक्सी का हम क्या करेंगे, अब ये हाइड्रोक्सी केवल एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में काम करेगा। ये चीज आपको याद रखना है।
समझ आई बात। जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है उनमें भी अगर दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह एक कार्बनिक यौगिक में आ जाए तो आपको जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला मानना है, और अगर चाहे आपके 2 हो 3 हो क्रियात्मक समूह आ जाए उनको आपको एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मानना। और जिस वक्त आपके पास दूसरे जो क्रियात्मक समूह होंगे जब हम उसे प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानेंगे तब वो हमारे पूर्व लगन के रूप में काम आएगा। समझ आई बात। क्योंकि आप इसको क्या मान रहे हो, प्रतिस्थापी समूह मान रहे हो, और प्रतिस्थापी समूह हमेशा क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में पूर्व लगन के रूप में काम आता है। समझ आई बात। चलो इसका नामकरण करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे तो आपको पता है नंबरिंग कहाँ से दोगे, यहीं से 1 2 3 और 4। अब आपको दिख रहा है 2 नंबर पे आपका क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, मतलब OH ग्रुप है जो कि अल्कोहल ग्रुप का है। अब ये जो आपका OH ग्रुप है जो कि आपका किसका है, अल्कोहल ग्रुप का है, यहाँ पे ये केवल एक प्रतिस्थापी के रूप में काम कर रहा है। तो प्रतिस्थापी के रूप में जब कोई भी चीज काम करता है तो उस टाइम हम उसे पूर्व लगन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो OH है उसका पूर्व लगन क्या नाम है, हाइड्रोक्सी है। अनुलगन होता तो ऑल, लेकिन पूर्व लगन के रूप में उपयोग में ले रहे हैं तो हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है जो भी प्रतिस्थापी समूह है वो कार्बन की जिस संख्या से जुड़े होते हैं हम पहले उस संख्या को लिखते हैं, उसके बाद हम OH को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे OH को, हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और ब्यूट के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है, तो यहाँ पर अनुलगन हो जाएगा इसका ओइक अम्ल, यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, यानी पूरा नाम क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर बात। चलो दूसरे एग्जाम्पल करते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे वो उतना अच्छा समझ आएगा, लेकिन एक चीज आपको भी मेरे से वादा करना पड़ेगा कि आप भी इसका खुद से प्रैक्टिस करोगे। देखो सिर्फ मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप क्या करोगे, अच्छे स्कोर बना सकोगे अपने 12th में। चलो देखो यहाँ पर अगर हमने बात करें तो अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक सबसे फर्स्ट नंबर पे है, तो और तो आपको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो सबका बाप कौन बैठा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे हेड कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अब बात आती है बाकी बचे जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, अब वो हमारे प्रतिस्थापी समूह के रूप में काम करेंगे। लेकिन अगर आपके प्रतिस्थापी समूह 2 हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो OH है उसको हम प्रायोरिटी देंगे NH2 से ज्यादा। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है उसको मुख्य मान लेना है, बाकियों को प्रतिस्थापी समूह मान लेना है, ठीक है। यानी नंबरिंग जो होगा वो किस अकॉर्डिंग होगा, नंबरिंग होगा आपका 1 2 3 और 4। क्लियर बात। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका OH भी प्रतिस्थापी समूह है, NH2 भी आपका क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। तो यहाँ पर ये दोनों किसके रूप में उपयोग में लिए जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह है तो ऑब्वियस सी बात है पूर्व लगन के रूप में हम उपयोग में लेंगे। अगर ये आपको मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता तो हम इसे किसके रूप में काम में लेते, अनुलगन के रूप में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 नंबर पे OH ग्रुप है, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी जो है वो क्या है, आपका पूर्व लगन का शब्द है। अब बात आती है NH2। NH2 के लिए हमारे पूर्व लगन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम, एमिनो। क्लियर बात। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 3 नंबर पे एमिनो है। अब बात आती है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, तो मैंने आपको कहा था कि इसमें तो बिल्कुल पजलेशन वाली बात नहीं है, नंबरिंग आपने जैसे दी है वैसे ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, एमिनो में A शब्द आ रहा है, हाइड्रोक्सी में हाइड्रो H शब्द आ रहा है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको हमें पहले लिखना होता है, भले वो बाद में जुड़ा हो, और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो बाद में आता है उसे हमें बाद में लिखना पड़ेगा, भले वो पहले जुड़ा हो। अब देखना यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3
हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर बात। तो देखो मैंने भली एमिनो 3 पे जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सी 2 पर, लेकिन मैंने एमिनो को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है और एच बाद में। क्लियर बात। थोड़ा सा और तरीका जो है, देखो जब भी अंक और शब्द आता है तो बीच में डैश लगाना है। जब 2 अंक इकट्ठे आएंगे ना तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं, कोमा। जब 2 शब्द आते हैं तो बीच में कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल बात है ये। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है आपका, साइनो, CN को अपने क्या बोलते हैं, साइनो। अब देखो यहाँ पर वैसे कौन सा ग्रुप का है, नाइट्राइल ग्रुप का है, लेकिन कार्बोक्सिलिक हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो जो दूसरा क्रियात्मक समूह है वो अब प्रतिस्थापी समूह से ज्यादा और कुछ नहीं माना जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा पूर्व लगन होगा वो होगा साइनो। क्या हो जाएगा, साइनो। क्लियर बात। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी है, वही कार्बन की संख्या आपकी यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो लगाना ही है, लेकिन पूर्व लगन क्या है आपका, 4 नंबर पे साइनो है, तो क्या आ जाएगा 4 साइनो ब्यूटेनोइक अम्ल। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैम बार बार 4 ही क्यों ले रहे हैं, आप 5 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे संख्या बढ़ा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 3 बढ़ा दिया तो कार्बन की संख्या अब कितनी होगी टोटल, कार्बन की संख्या आप देखोगे 3 कार्बन यहाँ है, चौथा ये है, 5वां ये है, छठा ये है, टोटल 6 है। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, हेक्सेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा इसका नाम, हेक्सेनोइक अम्ल। क्लियर बात। यानी कार्बन की संख्या डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कार्बन की संख्या जो होता है उसके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, मैथ एथ प्रोप्यूट, जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब हमारे पास एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक आपके पास NH2 यानी एमिनो ग्रुप है। और जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि सबसे इन दोनों में अगर प्रायोरिटी की बात करें तो इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसकी तुलना में, एमिनो की तुलना में। तो यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल ग्रुप वाला होगा वो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाएगा, और जो NH2 वाला होगा वो हमारा केवल एक प्रतिस्थापी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है बात। अब देखो क्या हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। 3 नंबर पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है एमीन। वैसे तो एमीन है क्रियात्मक समूह का नाम, लेकिन इसका पूर्व लगन क्या है, एमिनो। हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, पूर्व लगन, क्योंकि ये काम किसकी तरह कर रहा है, प्रतिस्थापी समूह की तरह। तो क्या आ जाएगा इसका नाम, 3 एमिनो। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। यहाँ पे OH है तो OH यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है, तो अनुलग्न हो जाएगा आपका ऑल। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनॉल। क्लियर बात। ये हो गया आपका सबसे लास्ट एग्जांपल। इसमें तो पजलेशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो है ये क्रियात्मक समूह। जब क्रियात्मक समूह आपके एक से ज्यादा होते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह किसे माना जाए और प्रतिस्थापी समूह किसे माना जाए। बाकी जब एक ही हो तो इसका नामकरण बहुत इजी है, आपको पता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा एमाइड। अब ये एमाइड मुख्य क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है, तो हम इसे किसके रूप में यूज करेंगे, अनुलग्न के रूप में। एमाइड का अनुलग्न भी एमाइड ही होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 के लिए हमारे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड। ठीक है, प्रोपेन प्लस एमाइड, प्रोपेनेमाइड। क्लियर बात। तो आई थिंक ये जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं और अभी तक IUPAC के नामकरण के लिए मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं इनको एक बार समझो, उसके बाद दोबारा खुद से करो ट्राई। और जितने एग्जाम्पल आप बुक से या अदर गाइड वगैरह जहाँ से भी कर सकते हो एग्जाम्पल्स करो, क्योंकि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये क्लियर होगा। और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना।
तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करते हैं कि जब आपके कार्बन के यौगिक जब वो एक साइकिल की फॉर्म में हो, एक रिंग के फॉर्म में हो, यानी जब उसे एरोमेटिक वलय कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये जो होते हैं ये वलय के प्रकार होते हैं। आपने 11 में पढ़ा ही होगा, ये तो बेसिक जो आपका समीकरण था उसके बारे में, कि जब आपकी कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है तो उसे एलिफेटिक बोलते हैं, जब वो रिंग की फॉर्म में होती है तो उसे एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो अब बात आती है कि जब आपकी कार्बन श्रृंखला किस फॉर्म में हो, आपकी रिंग फॉर्म में हो, यानी जब ये इस तरीके से हो। क्लियर बात? तो जब ये इस तरीके से होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। इस तरीके से ये 6 कार्बन की क्या है, मेंबर रिंग है, मतलब 6 कार्बन की सदस्य रिंग है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी रिंग फॉर्म में होता है कोई भी चीज, यानी जब वो रिंग फॉर्म में होगा तो उसके आगे शब्द लग जाएगा साइक्लो, क्योंकि साइकिल है ना, साइकिल की फॉर्म में है, इसलिए से क्या बोलते हैं, साइक्लो। यानी यहाँ पर जो हमारा पूर्व लगन और अनुलगन है वो किस तरीके से डिसाइड होगा, आपको ध्यान में रखना है। साइकिल की फॉर्म में है तो साइक्लो शब्द आ जाएगा। अब इससे अपने क्या बोलेंगे, साइक्लो। अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, हेक्स। और प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी श्रेणी में हो जाएगा, एल्केन श्रेणी में। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन। अब कई बार ना आप लोगों ने ना इस तरीके से स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने, इस तरीके से। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो जहां से आपकी रिंग मुड़ी हुई है वहां पर, इसका मतलब क्या है, जहां जहां आपकी रिंग बैंड हो रही है, जहां जहां आपकी जो श्रृंखला बैंड हो रही है, इसका मतलब है उसमें उतने ही कार्बन है। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर अगर अपने बात करें तो 6 कार्बन तो है, ये आपके कितने कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पर आपके मौजूद है। अब यहाँ पर ये आपको इस तरीके से बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर भी एक कार्बन है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। समझ आ रही है मेरी बात? कहने का मतलब है, इसका नाम तो आपको पता ही है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अब बात आती है कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी आपके 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसको अगर मैं खोल के लिखती हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मैं खोल के लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, देखो इसको अगर मैं खोल के लिखती हूँ तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये आपका इस वाले कार्बन के साथ है तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ये तो मुख्य चेन है, ये मुख्य रिंग है यहाँ पर, तो वहाँ पे हम चेन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास रिंग है। अब बात आती है, ये तो हमारे पास मुख्य रिंग है, तो ये वाले क्या हुए, ये हमारे पास प्रतिस्थापी समूह हुए। रिंग के अलावा जो भी चीज जुड़ी होती है वो प्रतिस्थापी समूह होती है। क्रियात्मक समूह अलग चीज है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहले जब भी हम इसका नामकरण करेंगे तो वही पुराने वाला तरीका, हमें इसको नंबरिंग देना है। नंबरिंग कैसे देंगे, ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। क्लियर बात? अब बात आती है कि 3 नंबर जो कार्बन है इसके साथ कार्बन की कितनी श्रृंखला जुड़ी हुई है, इस तरीके से 1 2 3। अब जब ये 3 कार्बन आपके प्रतिस्थापी समूह के रूप में जुड़ जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्रोपिल। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। वैसे तो जब ये मुख्य श्रृंखला के रूप में काम करेंगे, सिंगल चेन के रूप में एक मुख्य श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं और सिंगल बॉन्ड जो जुड़े होते हैं, तो उस वक्त हम उसे प्रोपेन बोलते हैं। एन
शब्द जुड़ता है, क्योंकि उस टाइम वो एल्केन श्रेणी के रूप में काम करता है। लेकिन वही एल्केन श्रेणी का ग्रुप जो है, यानी जो प्रोपेन है, अगर वो अपना एक अलग से चेन ना बना करके किसी मुख्य चेन के साथ जुड़ा हुआ है साइड चेन के रूप में, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह। यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? एक तो आपको प्रतिस्थापी समूह ये दिखाई दे रहा होगा, एक आपको प्रतिस्थापी समूह ये दिखाई दे रहा होगा। नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर कार्बन, ये आपका फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उस चीज के बारे में देख के घबराना नहीं होता। उस चीज के बारे में सोचो कि ये क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस वगैरह लोगे, उस चीज पे इंटरेस्टेड रहोगे सीखने के लिए, तो आपको वो जरूर समझ आएगा। और जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है ना, तब तक आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें नई से नई चीजें सीखनी है। जितना हम सीख सकते हैं, जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उतना ही हम सीखें। क्लियर बात? तो अब देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ है आपका मैथिल, और आपका 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है आपका प्रोपिल। तो अब बात आती है कि हम सबसे पहले प्रोपिल लिखेंगे, आप सबसे पहले मैथिल लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एम पहले आएगा या पी पहले आएगा, तो आपको पता है एम पहले आता है। क्लियर बात? एम पहले आता है, पी बाद में आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल। उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर पे 3, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट आप लोगों ने सही तरीके से लिखना है। 3 प्रोपिल, और क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बात? बहुत इजी था, कुछ नहीं इसमें। अगर मैं आपको इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर दे देती हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आपको पता है यहाँ पे कोई और प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हुआ, तो आप नंबरिंग यहाँ से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो तो भी ये 6 ही कार्बन रहेंगे, चाहे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो तो भी 6 ही कार्बन रहेंगे। बात ये आती है कि हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से हमारे प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिले। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी समूह है ही नहीं, तो आप यहीं से एक लिखो और यहाँ से एक लिखोगे तो आपके प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम नंबर मिलेगा। क्लियर बात? तो यहाँ पर इसको अगर हम नंबरिंग देंगे तो आप देखो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन हुए। 2 के लिए कौन सा हम शब्द यूज करेंगे? एथिल। कौन सा शब्द यूज करेंगे? एथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 एथिल। और यहाँ पर आपके कार्बन कितने मेंबर की है? 6 मेंबर की है। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्सेन। और ये आपका रिंग फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बात? तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये चीज जो है ये तो आपने उतार ही लिया होगा, तो इसको जल्दी सब अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो देखो, इसे तो हमने क्या वर्ड यूज किया? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लो शब्द तभी जुड़ेगा जब आपके प्रत्येक कार्बन जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। ये आपको खास याद रखना है। जैसे मान लो आपका यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आ जाता है, मैं इस तरीके से बना देती हूँ। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। तो 3 कार्बन की संख्या है और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन। अगर इस तरीके से आपके 4 कार्बन हो तो इसे अपने क्या बोलेंगे? इसे अपने बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। अगर इस तरीके से आपके 5 कार्बन जुड़े हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लो पेंटेन। कहने का मतलब है कि साइक्लो शब्द भी कब जुड़ेगा? जब आपका वो साइकिल फॉर्म में हो, साथ ही साथ प्रत्येक आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, तो उस टाइम आपका साइक्लो शब्द जुड़ेगा, अन्यथा साइक्लो शब्द नहीं जुड़ेगा। समझ आ गई बात? अब इसके साथ कोई भी अगर एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ जाता है तो आप उसका नाम दे सकते हो। साइक्लोपेंटेन है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, तो आप क्या लिख दोगे? 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन। क्लियर बात? तो ये था आपका साइक्लो वाला टॉपिक जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब बात आती है
कि जब आपके, अब देखो अगर मैं इनमें से एक एक हाइड्रोजन कम कर दूं, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर एक एक हाइड्रोजन कम कर देती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक एक हाइड्रोजन प्रत्येक में कम कर दिया, जो साइक्लो की स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, CH2 होता है, CH2 होता है, प्रत्येक कार्बन के साथ क्या होते हैं, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो यहाँ पर इस तरीके से दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब प्रत्येक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और दो आपके क्या है, सहसंयोजक बंध अन्य कार्बन के साथ है, यानी प्रत्येक की संयोजकता 4 पूरी हो रही है, इसलिए ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन अगर आपके पास, अगर मैंने कह दिया कि मैंने इनसे क्या किया, एक एक हाइड्रोजन हटा लिया, अगर एक एक हाइड्रोजन हटा लेती हूँ तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या ये संतृप्त है, क्या ये सैचुरेटेड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4 और यहाँ पर जो कार्बन है वो किस तरीके से बंध बना रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, 2 तो कार्बन के साथ बंध बना रहा है और एक किसके साथ बंध बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका सेटिस्फाइड है, नहीं है। कार्बन कब सेटिस्फाई होगा, जब वो अपनी चारों संयोजकता पूरी कर रहा होगा, यानी 4 सहसंयोजक बंध बना रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड लग जाते हैं। जैसे डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो जाएगी और इस कार्बन की संयोजकता भी 4 पूरी हो जाएगी, इस तरीके से लग जाता है। और ये जो संरचना बनती है इसका एक स्पेशल नाम होता है और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या होता है इसका नाम, बेंजीन। चाहे आप इसको इस तरीके से बनाओ, चाहे आप इसको इस तरीके से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात है कि हमने इसको खोल के लिखा हुआ है और इसको हमने क्या कर रखा है, बंद लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही संरचना आप पढ़ोगे आगे, लेकिन इसको नहीं पढ़ोगे, बट मैंने आपको खोल के इसलिए बता दिया ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है कि अब इसका नामकरण कैसे होगा। इसका नामकरण कैसे होगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है ना, इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल। लेकिन क्या सिर्फ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं, मैथिल के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो जब आपके मैथिल के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा तो इसे हम मैथिल ना बोल के मैथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे अपने, मैथॉक्सी, क्योंकि मैथिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के कारण आपका एक शब्द और ऐड हो गया, उसे हम बोलेंगे मैथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-मैथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-मैथॉक्सी बेंजीन। अब बात आती है इसका नाम क्या होगा। अब ये आपका आता है फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट नंबर पे आपका आ रहा है क्लोरो, सेकंड और थर्ड पे आ रहा है आपका ब्रोमो। देखो नामकरण का तरीका वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो रिंग फॉर्म में है या वो चेन फॉर्म में है। सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग भी इस तरीके से देनी होती है कि जो हमारे प्रतिस्थापित समूह होते हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं एक्स्ट्रा, उनको कम से कम नंबर मिले, इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपका क्लोरीन है, सेकंड और थर्ड पे ब्रोमीन है, लेकिन बी पहले आता है या सी पहले आता है, आप बोलोगे बी पहले आता है। तो इसका नामकरण कैसे करोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, 2,3 डाई ब्रोमो 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, बेंजीन। 2,3 डाई ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। एक चीज और ध्यान रखना, जब दो संख्याएं होती है, मतलब 2 अंक होते हैं, तो उनके बीच में हमेशा कोमा लगेगा और संख्या और आपके शब्द के बीच हमेशा डैश लगेगा, ठीक है। ये तरीका भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ताकि एग्जामिनर को कोई भी मौका ना मिले कि वो आपको नंबर काट सके कहीं से भी, ठीक है। तो आपको छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 क्या होता है, आपका एथिल ग्रुप होता है, ठीक है। और एथिल ग्रुप कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 1 एथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा, 1 एथिल बेंजीन। और इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हमारा जो
आईयूपीएससी नामकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कार्बन परमाणु में संकरण के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संकरण जो होता है ना, मतलब जो हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक आपने पढ़ा होगा sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। तो ये क्या चीज है और हमें कैसे पता चलता है कि किसमें sp संकरण पाया जाएगा, किसमें sp2 संकरण पाया जाएगा, किसमें sp3 संकरण पाया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको दो चीजों का पता होना। अब ये दो चीजें क्या चीज है, देखो दो चीजें क्या चीज है। सबसे पहले आपको देखो, नॉर्मल अगर हम बात करें कि अगर किसी भी दो परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है ये सिग्मा बंध कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? सिग्मा बंध। ठीक है, अब बात आती है कि जब दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। क्लियर बात? और जब आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं किसी भी परमाणु पर तो उसमें एक सिग्मा होते हैं और दो पाई बॉन्ड होते हैं। पहली बात तो ये सिंपल बात है जो मैंने आपको बताई है कि जब भी दो परमाणुओं के बीच में, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो वो एक जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध होता है। जब हम संकरण ज्ञात करते हैं तो संकरण निकाला कैसे जाता है, किसी भी चीज का संकरण कैसे निकाला जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में लोन पेयर की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में लोन पेयर की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो उससे हमें क्या मिल जाता है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी हम कह सकते हैं संकरण। हमें क्या मिल जाता है? संकरण। हमें पता लग जाता है कि संकरण किस प्रकार का है। अब इसको थोड़ा समझना। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया NH3। मैंने क्या लिख दिया? NH3। जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इसके ऊपर क्या बन जाता है? एक युग्म रह जाता है इलेक्ट्रॉन का। 5 में से 3 तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर मुक्त रह जाता है, इसके ऊपर रह जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रह जाता है तो इसे कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे। देखो जब भी हम S और P की बात करते हैं तो जो बेसिक बात है वो तो आपको पता ही होगा कि S में होता है एक कक्षक, P में होता है 3 कक्षक। ये जानते हो आप, S में होता है एक कक्षक, P में होता है 3 कक्षक, ऐसे D में 5 होता है और F में 7 होता है। फिलहाल हमें सिर्फ इन 2 कक्षकों की आवश्यकता होती है। जब आपके S और P, S का एक कक्षक और P का एक कक्षक संकरण करता है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़कर आपकी संख्या 2 होती है, तो उस टाइम हमारा संकरण होता है sp संकरण। ध्यान से सुनना चीजों को। और जब आपका एक S और 2 P कक्षक आपस में संकरण करते हैं तो उस टाइम हमारे जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब हमारे लोन पेयर और जो सिग्मा बंध की संख्या होती है वो होती टोटल 3, क्योंकि 3 बंध हुए ना। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हम संकरण की बात करेंगे, चाहे वो sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, तो उस टाइम हमारे s का एक कक्षक होगा और p के 3 कक्षक होंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर s का एक कक्षक p के एक कक्षक के साथ संकरण करेगा तो उसे हम बोलेंगे sp संकरण। जब s का एक कक्षक p के 2 कक्षक के साथ संकरण करेगा तो उसे हम बोलेंगे sp2 संकरण। जब हमारा S का एक कक्षक P के 3 कक्षक के साथ संकरण करेगा तो उसे हम बोलेंगे sp3 संकरण। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि S का एक कक्षक है, P का एक कक्षक है। हमें कैसे पता चलेगा S का 1 है, P के 2 है।
या फिर S का 1 है P के 3 है, ऐसा कब होता है, हमें कैसे पता चलेगा, रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन जो है इसका हमें संकरण ज्ञात करना है। फॉर एग्जांपल समझना, हमें किसका ज्ञात करना है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में अगर संकरण ज्ञात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से 3 तो आपके क्या है, सिग्मा बंध बन रहे हैं। इसको मैंने सिग्मा बंध क्यों बोला, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। क्लियर बात। 3 सिग्मा बंध है और एक आपका लोन पेयर है, यानी सिग्मा बंधों की संख्या यहाँ कितनी हुई, 3। लोन पेयर की संख्या यहाँ कितनी हुई, 1, यानी टोटल संख्या कितनी होगी, 4। और जब 4 कक्षक होंगे तो यानी उसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp3 संकरण, क्योंकि s का 1 कक्षक है 3 और p के 3 कक्षक है, तभी तो 4 बनेंगे ना टोटल। समझ आ रही होगी मेरी बात। चलो अब अपने बात करते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उस टाइम कौन सा संकरण पाया जाएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें होगा एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसको पूरी तरीके से लिख देती हूँ, यहाँ पर इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इस तरीके से हम इसके क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। 2 कार्बन देखिए, आप पजल मत हो ना, अपने पहले एक कार्बन से बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन है और ये प्रत्येक जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब एक कार्बन है प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब आपको संकरण निकालना है, आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की संकरण अवस्था कितनी होगी, कार्बन परमाणु की यहाँ पे संकरण क्या रहेगी, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें सिग्मा बल कितने हैं, इसमें लोन पेयर कितने हैं। अब क्या आपको इसमें कोई लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाई दे रहा है, आप कहोगे नहीं मैम हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई बात नहीं, क्या आपको इसमें सिग्मा बल दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे हाँ जी मैम हमें तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हुई कि यहाँ पर 4, जब संख्या 4 होगी तो संकरण कौन सा हो गया, sp3, क्योंकि एक s का कक्षक है 3 p का कक्षक है, तभी तो 4 बनेगा। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसे ही अगर मान लो जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर मैं इसको समझा देती हूँ, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, आपका डबल बॉन्ड हो। अब इस कार्बन का संकरण आपको निकालना है। सबसे पहले मैं इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कह रही हूँ कि पहले अपने इस वाले कार्बन की बात करते हैं। अब इस वाले कार्बन में आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये भी एक सिग्मा है, ये भी, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, 2 मिनट, क्योंकि हमारी कार्बन की संयोजकता होती है 4 और ये यहाँ पर 4 बना रहा है तो हाइड्रोजन 2 ही लगेंगे प्रत्येक कार्बन के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 बंद बना रहा है तो वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 रहेगी। अगर आपने एक भी ज्यादा या कम कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर बात। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसकी संयोजकता यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ पर आप देखोगे कि इस कार्बन में एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या हम इसमें पाई बॉन्ड गिनते हैं, नहीं गिनते, तो हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। भले इसमें 1 पाई बॉन्ड हो, भले 2 पाई बॉन्ड हो, भले कितने भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो 3 है, क्या इसमें लोन पेयर है, क्या इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। आप बोलोगे मैम यहाँ पे हमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दिख रहा। तो अगर आपको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दिख रहा तो इस वाले कार्बन में संकरण निकालोगे तो क्या निकालोगे, 3 + 0, क्योंकि 3 तो किसको बता रहा है, सिग्मा बंधों की संख्या को, 0 किसको बता रहा है, लोन पेयर की संख्या को। जब लोन पेयर है ही नहीं तो 0 होगा, यानी ऑल ओवर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब बात आती है कि 3 कब बनता है, जब S का एक कक्षक P के 2 कक्षक के साथ संकरण करेगा तो उस टाइम जो हमारा संकरण होगा उसे हम बोलेंगे sp2 संकरण। समझ आई बात। अब बात आती है कि जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पर अपने हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। ये किसका है, ये आपका इसका है, इसमें इसमें पजल मत होना आप लोग, ये इसका है, देन ये इसका है, और अब जो बताऊंगी वो इसका होगा, ठीक है।
अब इसमें अपने ज्ञात करें इस कार्बन के बारे में। इसमें इस कार्बन का भी संकरण sp2 रहेगा, इस कार्बन का भी sp2 रहेगा, दोनों कार्बन का अलग अलग निकलेगा। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दो पाई बंद है इस वाले कार्बन के साथ। क्या हमें पाई बॉन्ड से मतलब है? नहीं है, क्योंकि संकरण निकालने के लिए क्या क्या देखना होता है? सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। क्या इसमें लोन पेयर है? नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सिग्मा बंध और लोन पेयर देखना होता है, पाई बंध से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? सिग्मा बंध की संख्या आपके पास 2, लोन पेयर की संख्या कितनी है? 0। यानी अब आपके पास यहाँ पर जो मान आ रहा है वो 2 आ रहा है। और 2 कब बनेगा? जब S का एक कक्षक P के एक कक्षक के साथ संकरण करेगा, तो उस टाइम आपके दो कक्षक से आपके दो कक्षक हाइब्रिड हो रहे होंगे, यानी यहाँ पे जो संकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका sp संकरण हो जाएगा। क्लियर बात? चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन है, देखो इस कार्बन को अगर मैं खोल के लिखती हूँ, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से बंध बना रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बंध बना रहा है इस तरीके से। एक बार इन चीजों को समझ लो ना, एक बार आपको ये नया नया है तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ लोगे ना तो हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे मैम इससे इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत इजी रहता है, सिर्फ आपको सिग्मा बंध देखने होते हैं और लोन पेयर देखना होता है। ठीक है, अब हम इस वाले कार्बन के लिए निकालेंगे, तो इस वाले कार्बन में 1 2 3 4 कितने सिग्मा बंध है? 4 सिग्मा बंध है। और जब 4 सिग्मा बंध होते हैं तो इसका मतलब इसमें एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है, तभी तो संख्या कितनी हुई? 4 हुई। क्लियर बात? लोन पेयर है इसमें? नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ये 4 जो है आपका ये लोन पेयर को बता रहा है, और सॉरी 4 जो है वो सिग्मा बंध को बता रहा है, और लोन पेयर की संख्या 0 है, तो ऑल ओवर संख्या 4 है, तो संकरण कौन सा होगा? sp3। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो इसमें भी आपके पास कितने हैं? 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसमें जितने भी कार्बन है ना प्रत्येक sp3 संकरित है। क्लियर बात? अब बात आती है इस वाले कार्बन की। अब यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इसके पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका? डबल बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इनका तो बिना देख के आप sp3 लिख सकते हो। बात आती है डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में सिग्मा कितने हैं? 1 2 और 3। क्लियर? क्या इसमें एक यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड भी है? पाई बॉन्ड से हमें मतलब है संकरण निकालने के लिए कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या काउंट करने हैं? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। क्या इसमें लोन पेयर है? नहीं है, लोन पेयर की संख्या कितनी है? 0। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 3। और जब टोटल संख्या 3 होती है तो उस टाइम हमारा एक S और 2 P कक्षक भाग ले रहा होता है, यानी संकरण sp2 हो जाता है। ऐसे इस कार्बन की बात करेंगे तो इसमें सिग्मा तो 3 है, और वही बात जब संख्या 3 होगी तो यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा? sp2। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो वही ट्रिपल बॉन्ड वाली बात आ चुकी है, यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरीके से। ये आपका कार्बन जो है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बंध है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या है? सिग्मा बंध है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H2 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस वाले कार्बन के लिए संकरण ज्ञात करूं तो हमें क्या करने हैं? पहले सिग्मा बंध काउंट करने हैं। इस वाले कार्बन के साथ सिग्मा बंध 2 है, और इस वाले सिग्मा के साथ इस वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी 2 है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। क्या इसमें आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा, यानी जब टोटल संख्या 2 हो तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp। ऐसे ही इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन, 2 सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे भी संकलन कौन सा हो जाएगा? sp। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2 सिग्मा, और ये जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये भी प्रत्येक सिग्मा से जुड़े होंगे, तो यहाँ पे जो संकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? sp3। इस वाले कार्बन में भी sp3 और इस वाले कार्बन में भी sp3। क्लियर बात? तो आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं अपने, कि मान लो आपके पास लिखा हुआ है
यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। अब एक मैंने लिख दिया CH3+, ठीक है, एक मैंने लिख दिया CH3+ और एक मैंने लिख दिया CH3-। तो अब आप मुझे बताओगे कि इनमें संकरण क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें संकरण अलग अलग है, किस तरीके से है देखना। यहाँ पर आप इसको अगर मैं खोल के लिखती हूं तो क्या लिखूंगी, इस तरीके से। अब ये CH3+ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, सिग्मा बंध की संख्या 3 है। अब क्या इसमें आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे नहीं मैम, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि प्लस का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग देना। कार्बन की संयोजकता होती है 4 में से 3 तो इसने सहसंयोजक बंध बना लिए और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने त्याग दिया। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसमें आपका संकरण कौन सा हो जाएगा? आप देख सकते हो कि इसमें आपके सिग्मा बंध है 3, लोन पेयर है 0, 3, यानी संकरण हो जाएगा आपका sp2, संकरण हो जाएगा आपका sp2। अब बात आती है CH3-। CH3- का मतलब होता है कि 3 तो हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होता ही है, एक इलेक्ट्रॉन और इसने बाहर से ले लिया। समझ आ रही बात? कार्बन की संयोजकता होती है 4 में से 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बंध बना ही लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से और ग्रहण कर लिया। अब मुझे आप बताओगे कि इसमें कौन सा संकरण होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसमें लोन पेयर है? अब आप बोलोगे हाँ जी मैम, बिल्कुल इसमें एक लोन पेयर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ग्रहण किया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे हम लोन पेयर कहते हैं। अब यहाँ पर अगर अपने संकरण की बात करें तो इसमें 3 तो आपके पास क्या है, सिग्मा बंध है, लोन पेयर आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यानी टोटल संख्या कितनी होगी, 4 है। तो यहाँ पर जो आपके जो बंध होगा, मतलब जो संकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण। क्लियर बात? आई थिंक समझ आ गया होगा। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, आज यहीं पर कंप्लीट होता है और आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।